हेडिंग लिखें हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन। हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन क्या होता है? हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन, देखो भाई हम लोगों ने बात की कि जो न्यूटन का मैकेनिक्स का तरीका था, न्यूटन के मैकेनिक्स को समझाने का जो तरीका था न्यूटन का, उसमें उन्होंने किसका इस्तेमाल किया था? वेक्टर क्वांटिटी का। और वेक्टर में अपने आप में एक डायरेक्शन की आवश्यकता होती है और एक मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। दो चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। फिर लेग्रांजे, डीएलेम्बर्ट, आयलर ने इसका एक रास्ता खोजा। तो लेग्रांजे को श्रेय जाता है कि उन्होंने एक इक्वेशन बनाई, जैसे डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल क्यू डॉट माइनस डेल एल बाई डेल क्यू बराबर जीरो। इसे कहते हैं लेग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एल जो है किसका फंक्शन है? क्यू का फंक्शन है, दिख रहा है। क्यू डॉट का फंक्शन है, दिख रहा है। टी का फंक्शन है, दिख रहा है। तो एल एक फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि असल में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होता है, और वो खुद में जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू, कोऑर्डिनेट का टाइम डेरिवेटिव यानी जनरलाइज वेलोसिटी क्यू डॉट टाइम टी, इनका फंक्शन होता है। और इससे हम वो सारी चीज़ें निकाल सकते हैं जो कि न्यूटन की मैकेनिक्स से निकाल सकते हैं। तो हम कहते हैं अरे वाह, बहुत अच्छा सा तरीका हमारे पास आ गया। लेकिन इसके अंदर भी कुछ दिक्कतें हैं। दिक्कतें देखो, यहीं खास तौर पे देखो, ज़रा आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखो। अगर आप देखोगे तो जब डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल क्यू डॉट पे अप्लाई होगा तो इसका सेकेंड ऑर्डर बन जाएगा, है ना। ये डी फिर डी पे अप्लाई होगा तो सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। अब अगर ऑर्डर, इसका ऑर्डर जो है सेकेंड है, तो इसका मतलब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दो बाउंड्री कंडीशन ढूंढनी पड़ेंगी। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर सेकेंड ऑर्डर की है तो सेकेंड का मतलब उसमें दो बाउंड्री कंडीशन ढूंढनी पड़ेंगी। अगर फर्स्ट ऑर्डर का होता तो एक ही ढूंढनी पड़ती। थ्री ऑर्डर का होता तो तीन बाउंड्री कंडीशन ढूंढनी पड़ती। तो जब तक हम इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर ले जाएंगे तब तक हम सिस्टम के बारे में ना उसकी पोजीशन, ना वेलोसिटी, ना टाइम के साथ उसका बिहेवियर जान पाएंगे। अब प्रॉब्लम समझो, एक तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसकी थ्योरी डिफरेंशियल इक्वेशन वाली लगेगी। दूसरा उसका ऑर्डर टू, तो यानी उसमें हमें दो बाउंड्री कंडीशन ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन मान लो हम केवल क्यू के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, चाहे आप क्यू के बारे में जानकारी चाहो चाहे पी के बारे में जानकारी चाहो, जब तक ये पूरी की पूरी इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी, जब तक आपको पूरा सोल्यूशन नहीं दिखेगा, तो आप कुछ भी नहीं जान सकते। तो जब सोल्यूशन दिखेगा, सारा का सारा दिखेगा, फिर उसमें चाहे आप क्यू की जानकारी निकालो, चाहे एनर्जी की जानकारी निकालो, चाहे मोमेंटम की जानकारी निकालो, तुम्हारी मर्जी। तो ये इसमें प्रॉब्लम क्या दिख रही है आपको? प्रॉब्लम दिख रही है कि मैथमेटिकली एक तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा रिगरस हो जाता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और दूसरा, अगर हमें अपनी स्टडी में एक छोटा सा हिस्सा केवल मान लो वेलोसिटी की जानकारी चाहिए, तो भी हमें इस पूरी सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, वो सारे तामझाम करने पड़ेंगे, और उसके बाद भी हमारे पास जो जानकारी निकल के आएगी उसमें से केवल हमें हो सकता है सिर्फ वेलोसिटी की आवश्यकता हो। तो इन सब कारणों की वजह से, इन्हीं सारे इफ़ेक्टों की वजह से जो हमारी जो लेग्रांजे इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कई बार मात खा जाती है। कई बार उसमें इस तरह से हमको दिखाई पड़ता है कि ये उतना अच्छा सुटेबल तरीके से काम नहीं कर पा रही है। तो उसका एक बहुत अच्छा सा अल्टरनेट, एक बहुत अच्छा सा विकल्प जो है वो खोजा था हैमिल्टन ने, और उसी विकल्प के तहत उन्होंने इक्वेशन ऑफ मोशन बताई, और जिनको हम हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। तो उसको हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन कहा जाता है, और जो लेग्रांजे इक्वेशन ऑफ मोशन का एक अल्टरनेट है। हम बात करेंगे कि ऐसा नहीं है कि अच्छा या बुरा कौन है, कौन ज़्यादा अच्छी है, कौन ज़्यादा बुरी है। जो काम लेग्रांजियन से हो सकता है वो हैमिल्टन से भी हो सकता है। लेकिन जब हम फिजिक्स में आगे जाते हैं और हम क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फील्ड थ्योरी, कॉस्मोलॉजी, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, इन सब चीज़ों को डेवलप करना शुरू करते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि लेग्रांजियन की तुलना में हैमिल्टन वाले जो मैकेनिक्स है वो हमें काफ़ी ज़्यादा सहायता दे रही है। तो चलो भाई, हैमिल्टन फार्मूलेशन की बात चल रही है तो हम हैमिल्टन फार्मूलेशन के बारे में लिखते हैं। चलिए लिखिए इसके बारे में। द Lagrangian formulation is based on the analysis of
generalized coordinate q, generalized velocity q dot and time t, and time t also, साथ ही साथ में also Lagrange equation of motion is a second order homogeneous differential equation. Lagrange equation of motion is a second order homogeneous differential equation, और जो कम से कम 2 बाउंड्री कंडीशंस रिक्वायर्ड चाहिए ताकि कंप्लीट सोल्यूशन मिल सके, एंड इट विल रिक्वायर at least 2 boundary conditions, to explain the complete solution. तो इसके लिए कम से कम 2 बाउंड्री कंडीशन चाहिए ताकि इसकी कंप्लीट सोल्यूशन निकल आए. अब इस तरह की जो दिक्कतें थी, इन तरह के इश्यूज़ को ओवरकम करने के लिए हैमिल्टन ने एक सुझाव दिया कि अब हम ऐसा करते हैं कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट q और जनरलाइज वेलोसिटी q डॉट का ना इस्तेमाल करें, बल्कि q डॉट की जगह पर हम p का इस्तेमाल करें. तो यहाँ पे लिखें टू ओवरकम सच इश्यूज़. इस तरह की जो मतलब समस्याएं दिख रही थी तो इनको करने के लिए क्या किया, हैमिल्टन proposed क्या किया, the use of a new independent variable, that is generalized momentum along with the generalized coordinate and टाइम. तो टाइम और जनरलाइज कोऑर्डिनेट के साथ उन्होंने कहा कि एक नए जनरलाइज मोमेंटम जैसे एक कोऑर्डिनेट को इस्तेमाल करना चाहिए. सो यहाँ पे लिखोगे बाय इंक्लूडिंग this variable, we may define a new function called हैमिल्टोनियन. तो अब हम लैग्रांजियन की जगह पर एक हैमिल्टोनियन डिफाइन करते हैं, h फंक्शन ऑफ q, फंक्शन ऑफ p एंड फंक्शन ऑफ t. तो हमारे लिए हैमिल्टोनियन क्या होता है, हैमिल्टोनियन एक ऐसा फंक्शन है जो q, मोमेंटम p और t पे डिपेंड करता है. जबकि लैग्रांजियन क्या होता है, तो प्यारो लैग्रांजियन जो होता है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ q डॉट एंड t. तो अंतर देख रहे हो कि हैमिल्टोनियन में मोमेंटम की जानकारी होती है, जबकि लैग्रांजियन में सिर्फ पोजीशन, वेलोसिटी और टाइम की जानकारी है. और हैमिल्टोनियन में क्या है, पोजीशन, मोमेंटम और टाइम की जानकारी है. तो मोमेंटम की जो जानकारी होती है, इससे क्या होता है, जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में जाते हैं तो हम देखते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में अनसर्टेनिटी रिलेशन किसके बीच में एग्जिस्ट करता है, पोजीशन के बीच में और मोमेंटम के बीच में. तो अनसर्टेनिटी रिलेशन पोजीशन, मोमेंटम के बीच में एग्जिस्ट करता है,
और हैमिल्टोनियन भी पोजीशन और मोमेंटम को आपस में इंक्लूड करती है। तो ये कोई संयोग नहीं है कि अनसर्टेनिटी में पोजीशन और मोमेंटम और हैमिल्टोनियन में पोजीशन मोमेंटम एक संयोग है, दोनों जगह पर पोजीशन मोमेंटम है। बेसिकली जब क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप हो रही थी तो उस समय के जो लोग थे, जो साइंटिस्ट थे, उनको इसी से ही प्रेरणा मिली थी, इसी हैमिल्टन की मैथमेटिक्स से ही उनको मोटिवेशन मिला था कि वो ये कह सकें कि देखो भाई, हैमिल्टन के कॉन्सेप्ट को यूज करके ही हम क्वांटम मैकेनिक्स के रास्ते को डेवलप कर सकते हैं। तो इसलिए भी इसकी एक इम्पॉर्टेंस है कि हैमिल्टोनियन जो पूरी मैकेनिक्स है उसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फील्ड थ्योरी और ऐसी ही कुछ ज़्यादा एडवांस थ्योरी को आगे डेवलप करने के लिए। तो आपने पढ़ा यहाँ पर हैमिल्टोनियन क्या है, पोजीशन, मोमेंटम और टाइम का जो एक निर्भरता वाला फंक्शन होता है उसको हम हैमिल्टोनियन कहते हैं। अच्छा, लैग्रांजियन को जब हमने पढ़ा था तो हमने क्या कहा था, लैग्रांजियन के लिए हम कॉन्फ़िगरेशन स्पेस की बात करते हैं। अब कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में क्या होता है, एक कोऑर्डिनेट होता है पोजीशन का और दूसरा कोऑर्डिनेट होता है वेलोसिटी का। लेकिन जब हम हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन का इस्तेमाल करेंगे तो एक पोजीशन रखेंगे, एक कोऑर्डिनेट रखेंगे पोजीशन का और दूसरा कोऑर्डिनेट रख देंगे मोमेंटम का। तो देख रहे हो, जहाँ वेलोसिटी कोऑर्डिनेट था वहाँ मोमेंटम कोऑर्डिनेट कर दिया। तो अब ये जो नया स्पेस बना है इसका नाम कहलाता है फेज स्पेस। तो फेज स्पेस क्या होता है, फेज स्पेस पोजीशन और मोमेंटम के बीच में ड्रॉ किया गया स्पेस होता है। और कॉन्फ़िगरेशन स्पेस क्या होता है, जो पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में खींचा गया स्पेस होता है। फेज स्पेस किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन के लिए। और जो कॉन्फ़िगरेशन स्पेस होता है पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में खींचा गया, वो किसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, वो इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लैग्रांजियन फॉर्मूलेशन के लिए। तो चलिए इस चीज़ को एक जगह पर कलमबद्ध कर लें ताकि आप इसको आगे जाकर रिवाइज कर सकें। आप लिखोगे द स्पेस दैट हैज़ one coordinate as q and other coordinate as q dot is called the configuration space। ये तो सभी लोग जान रहे हैं ना, ये मैंने पहले ही बताया था। तो एक ऐसा स्पेस जिसमें केवल एक क्यू हो, एक एक्सिस, और दूसरी एक्सिस क्यू डॉट हो, उसको हम कॉन्फ़िगरेशन स्पेस कहते हैं। बट फॉर हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन a new space is considered, एक नया स्पेस कंसीडर किया गया है, where one coordinate is position यानी q and other coordinate is generalized momentum, ठीक है। तो यहाँ पे दिस स्पेस इज कॉल्ड फेज स्पेस। दिस स्पेस इज कॉल्ड फेज स्पेस। अब फेज स्पेस में क्या होते हैं, इन फेज स्पेस 3n coordinates are related with position and 3n coordinates are related with momentum
where n is total number of particle in the system। तो अगर हमारे पास एक सिस्टम इसमें n पार्टिकल है, n कुछ भी हो सकता है, अवोगाद्रो नंबर बराबर हो सकता है। तो अगर हमारे पास एक सिस्टम इसमें n पार्टिकल हैं तो उस n पार्टिकल के सिस्टम में क्या होगा, 3n कोऑर्डिनेट होंगे पोजीशन के और 3n कोऑर्डिनेट होंगे हमारे मोमेंटम के। तो यहाँ लिखा है इन फेज स्पेस 3n कोऑर्डिनेट्स आर रिलेटेड विद द पोजीशन एंड 3n कोऑर्डिनेट्स आर रिलेटेड विद द मोमेंटम, जहाँ n क्या है, n टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन द सिस्टम है। तो पार्टिकल में अगर n पार्टिकल हैं तो उसके 3n पोजीशन कोऑर्डिनेट होंगे और 3n मोमेंटम कोऑर्डिनेट होंगे। तो इसका मतलब क्या निकल के आया, हमारा जो फेस स्पेस है इसमें कुल कितने कोऑर्डिनेट है, 3n + 3n मतलब 6n कोऑर्डिनेट। तो हमारा फेज स्पेस जो है वह 6n डायमेंशनल स्पेस है। इन दिस वे फेज स्पेस is a 6n डायमेंशनल स्पेस। ये एक 6n डायमेंशनल स्पेस है। अब लैग्रांजियन भी उसी सिस्टम के बारे में बात करता है, हैमिल्टोनियन भी उसी सिस्टम के बारे में बात करता है। तो क्या ऐसा कोई आपस में इंटर रिलेशन है क्या, जिससे हम लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन को आपस में जोड़ सकते हैं? तो हेडिंग लिखें, हेडिंग लिखोगे रिलेशन बिटवीन H and L फॉर अ सिस्टम। किसी सिस्टम के लिए H और L में क्या आपस में संबंध है, वो क्या है? तो लैग्रांजियन मैकेनिक्स में अगर हम देखें, अगर हम लैग्रांजियन मैकेनिक्स में टाइम डिपेंडेंसी को ना माने तब भी हो जाएगा। तो एक सिंपल सा रिलेशन लिख दो। एक सिंपल सा रिलेशन होता है H बराबर PI/QI डॉट समेशन I माइनस L। ये एक संबंध है जो H और L के बीच में होता है। तो मान लो हमारे पास सिस्टम है, इस सिस्टम में 1 2 3 इस तरह करते करते I पार्टिकल हैं और भी ज़्यादा है, मान लो 10⁻100 पार्टिकल हैं। तो आपकी I की वैल्यू 1 हो जाएगी तो पहला पार्टिकल, I की वैल्यू 2 हो जाएगी दूसरा पार्टिकल। इस तरह से आप जितने पार्टिकल हैं सबके लिए रिलेशन लिख सकते हैं। तो आपने क्या लिखा, PI मतलब किसी ith पार्टिकल का मोमेंटम, QI डॉट मतलब किसी ith पार्टिकल कोऑर्डिनेट आप ले लो और फिर उसका टाइम डेरिवेटिव ले लो और फिर सिस्टम में जितने पार्टिकल उस पर सम कर दो। तो आपका पहला टर्म यहाँ पर बन गया, ये पहला टर्म है। और इसमें से अगर L को माइनस कर दो, तो अगर आप इसमें से L को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम। तो हैमिल्टोनियन और लैग्रांजियन आपस में इस रिलेशन के थ्रू जुड़े हुए हैं। पढ़ोगे ये रिलेशन, आगे जाओगे मास्टर्स को करोगे, जो लोग करेंगे वो लोग इसको और डिटेल में पढ़ेंगे कि कहाँ से ये प्रिंसिपल आता है, कैसे डिराइव होता है। अब उसमें एनर्जी कंजर्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंसी, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो हम लोग अभी तो इस फॉर्मूले को याद करें कि H बराबर PI/QI डॉट माइनस L। यहाँ हमने सिस्टम में I पार्टिकल है इसलिए हमने इसको ऐसे दिखाया है, लिखा है यहाँ पर लिखोगे वेयर I इज़ डमी index which is representing the total number of particles in system। तो I की वैल्यू जितने पार्टिकल हैं तब तक रन कर सकती है, तो आप टोटल सिस्टम में जितने पार्टिकल हैं उनके लिए भी इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। चले, अब हमारे पास एक छोटा सा पोर्शन और है जिसको कि हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं ताकि ये पूरा का पूरा टॉपिक हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। वो है हैमिल्टन की इक्वेशन ऑफ मोशन को कैलकुलेट करो। जैसे लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन था, ऐसे ही हमें हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन को भी कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ एक हेडिंग लिखेंगे, हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे।
ठीक है। अगर हम हैमिल्टोनियन ले लें तो हैमिल्टोनियन की मदद से हम हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन कह सकते हैं। तो यहाँ आप लिखें कंसीडर अ फिजिकल सिस्टम, consider a physical system having dependency over generalized coordinate q, momentum p and time t for a just for एक लिखनी हो तो पहले लिख चुके हैं, दैट इज h जो है वो फंक्शन है क्यू आई का आयत पार्टिकल के लिए, पी आई का और टी का किसी आयत पार्टिकल के लिए है। तो अगर हम यहाँ पर ऐसे लिखें, इसका डिफ्रेंशिएशन करें डी एच बराबर, तो आप लिख सकते हो समेशन आई डेल एच बाई डेल क्यू आई डी क्यू आई, ऐसे ही समेशन आई डेल एच बाई पी आई टोटल डिफ्रेंशिएशन पी आई, फिर डी एच बाई डेल टी डी टी, चूँकि टी सबके लिए सेम है, आयत पार्टिकल हो चाहे जेथ पार्टिकल, तो समेशन वहाँ नहीं जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास। इसको मान लें क्वेश्चन नंबर 1। ऑल्सो एच बराबर सम ओवर आई पी आई क्यू आई डॉट माइनस एल। अब इसको भी हम डिफ्रेंशिएट कर दें, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग अबव इक्वेशन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा एच समेशन आई, पहले हम लिखते हैं और डिफ्रेंशिएटिंग मतलब डी एच, तो पहले हम लिख देंगे पी आई डी क्यू आई डॉट प्लस क्यू आई डॉट डी पी आई माइनस डी एल। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन के हिसाब से हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया यहाँ पर, है ना। अब हमारे पास इसको मान ले इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन नंबर 2 में डी एल की वैल्यू नहीं मालूम है, तो इक्वेशन नंबर 2 में डी एल की वैल्यू रखनी है। तो हम लिखेंगे ऑल्सो द लैग्रांजियन इज एल बराबर एल क्यू आई डॉट इंटू टी। एल जो है वो क्यू डॉट और टी का फंक्शन है, तो यहाँ से आप लिखोगे तो डी एल बराबर समेशन आई डेल एल बाई डेल क्यू आई डी क्यू आई समेशन आई डेल एल बाई डेल क्यू डॉट डी क्यू डॉट आई लगा दो यहाँ पर, प्लस डेल एल बाई डेल टी डी टी, ये आ गया। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो आप क्या करो, डेल एल की वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा, आपके पास जाएगा डी एच बराबर सम ओवर आई पी आई डी क्यू आई डॉट प्लस क्यू आई डॉट डी पी आई माइनस समेशन आई डेल एल बाई डेल क्यू आई डी क्यू आई माइनस समेशन आई डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट डी क्यू आई डॉट माइनस डेल एल बाई डेल टी डी टी। ये हो गया हमारे पास। तो ये बड़ी ही स्टैंडर्ड बड़ी लंबी चौड़ी सी इक्वेशन आ गई, जिसको कि हमें इसकी आवश्यकता होगी, जिसको हम एक बार ज़रा अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं। ये हमारी इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, वापस जा कर के अपनी लैग्रांजे इक्वेशन ऑफ मोशन को देखेंगे, ये सबको हम ज़रा एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे लिखोगे सिंस डेल एल बाई डेल क्यू डॉट इज़ पी आई, यही तो होता है लैग्रांजे को अगर हम क्यू डॉट के साथ डिफ्रेंशिएट करें तो जनरलाइज मोमेंटम होता है। और हमने क्या पढ़ा,
डी बाई डी टी, एक मिनट कुछ पेज ऐड कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा कि डेल एल बाई डेल पी आई ये होता है डेल एल बाई डेल क्यू डॉट माइनस डेल एल बाई डेल क्यू बराबर 0। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा डी बाई डी टी। अब इसकी वैल्यू आप पी आई कर दोगे, हो जाएगा पी आई इज इक्वल टू डेल एल बाई डेल क्यू आई लगा दे। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, पी आई डॉट। तो आप ये लिख सकते हो कि डेल एल बाई डेल क्यू आई जहाँ लिखा है उसको हम पी आई डॉट कह दें, और डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट कहाँ लिखा वहाँ पी आई कर दें। तो आप ये कहाँ कर सकते हो, जरा देखो यहाँ पर आप ये वैल्यू यहाँ कर सकते हो, डेल एल बाई डेल क्यू आई। तो डेल एल बाई डेल क्यू आई की जगह पे आप लिखोगे पी आई डॉट, और डेल एल बाई डेल क्यू डॉट इसकी जगह पे लिखोगे पी आई। तो फिर हमारा इक्वेशन कैसे हो जाएगा, आप लिखेंगे तो हैंस, इसको मैं साफ कर देता हूँ, हैंस डी एच बराबर सम ओवर आई पी आई डी क्यू आई डॉट प्लस सम ओवर क्यू आई डॉट डेल्टा पी आई माइनस सम ओवर आई, ये हो जाएगा पी आई डॉट क्यू आई माइनस सम ओवर आई, इसकी जगह पे हो जाएगा पी आई डेल्टा क्यू आई डॉट माइनस डेल एल बाई डेल टी डी टी। ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब जरा देखो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या कट सकता है, क्या क्या नहीं कट सकता। ये देखो, इसको देखो, पी आई क्यू डी क्यू आई डॉट पी आई डी क्यू आई डॉट, दोनों के साइन अपोजिट है तो ये कैंसिल हो गया है ना। कैंसिल होने के मतलब सिर्फ 3 टर्म बचेंगे। तो आपके पास डी एच की वैल्यू बची सम ओवर क्यू आई डॉट डी पी आई माइनस सम ओवर पी आई डॉट क्यू आई माइनस डेल एल बाई डेल टी डी टी। तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई, मान लो इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 की तुलना आप किससे करेंगे, आपको तुलना करनी है इक्वेशन नंबर, कहाँ गई, इक्वेशन नंबर 1 से। जरा इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को देखो, है ना। चलो हम इसको इक्वेशन को आपके लिए लिख करके लाते हैं यहाँ पर। यहाँ देखें, ये हमने इक्वेशन यहाँ पर पेस्ट कर दी। ओ इसको गड़बड़ हो गया, इसको हम गड़बड़ कर दिए। यहाँ पर पेस्ट करते हैं, फिर से करना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी लगा दी हमने। ये है हमारी क्वेश्चन नंबर 1, इसको यहाँ से हमने कॉपी किया, और ये है हमारे पास जहाँ हम इसको पेस्ट कर रहे हैं। ओके, सो आप देखो यहाँ पर जरा तुलना करनी है हमें। तो तुलना करनी है अगर आपको, तो आप इसको यहाँ पर देखिए, इधर लेफ़्ट में डी एच है, यहाँ भी डी एच है, यहाँ डी पी आई है, तो हमारे पास भी डी पी आई है। यहाँ पर डी क्यू आई है, तो यहाँ भी डी क्यू आई है। यहाँ डी टी है, तो यहाँ भी डी टी है। तो हम किसको करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 को आपस में कंपेयर करेंगे। तो आप लिखोगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 1 वी गेट, कंपेयर करके क्या पाओगे, आप पाओगे कि क्यू आई के कोऑर्डिनेट क्या हैं, तो डेल एच बाई डेल क्यू आई बराबर पी आई डॉट माइनस साइन। देखो इसको तुलना करके देखो, इसको हमने तुलना किया है। ऐसे ही आप लिख सकते हो, दूसरी क्वेश्चन क्या लिख सकते हो, डेल एच बाई डेल पी आई बराबर क्यू आई डॉट, यहाँ से देखो इसको और इसको तुलना किया। तो ये इक्वेशन हो गई इक्वेशन नंबर 1।